तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 चैप्टर 1 एनपीओ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, इसके फीचर्स जान लेते हैं यानी लक्षण। तो फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो दिस अकाउंट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी नॉमिनल अकाउंट। तो ये जो अकाउंट होता है ये बिल्कुल एक नॉमिनल अकाउंट की तरह होता है। तो नॉमिनल अकाउंट में आपने क्या पढ़ा है कि नॉमिनल अकाउंट में आपने पढ़ा है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, जो भी हानि और खर्चे होते हैं उन्हें डेबिट करो, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन या प्रॉफिट। ठीक है, तो क्रेडिट क्या करो कि ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, तो ये रूल इसमें लागू होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही ये बनता है। इन दिस अकाउंट बोथ कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। इसके अंदर कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। कोई पैसा आपको नगद मिला हो वो भी रिकॉर्ड होगा, और जो क्रेडिट यानी उधार रह गया हो वो भी रिकॉर्ड होगा, दोनों रिकॉर्ड होगा। इसको बोलते हैं एक्रूवल बेसिस, जो कि आपने 11वीं में पढ़ा था कि इसमें कैश यानी नगद और उधार, कैश क्रेडिट दोनों का रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, ओनली रिवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। ये बहुत बड़ा अंतर है। इसके अंदर जो भी आप रिकॉर्ड करोगे केवल रिवेन्यू नेचर वाले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे। इसके अंदर नॉट कैपिटल नेचर वाले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करोगे। ठीक है, यानी कैपिटल नेचर दो होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये दोनों रिकॉर्ड नहीं होंगे। रिवेन्यू नेचर के रिसिप्ट होंगे, जैसे रिवेन्यू रिसिप्ट और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये आपको रिकॉर्ड करने होंगे इसमें। ठीक है, तो दोबारा बता देते हैं कि इसमें इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की। कि नंबर 1, ये खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के समान होता है, यानी नॉमिनल अकाउंट की तरह होता है। इस खाते को जो बनाने का आधार होता है वो होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, नंबर 2, इस खाते का जो ये डेबिट साइड होता है, तो इस खाते के डेबिट साइड में जो इसी वर्ष की, केवल इसी वर्ष की, ठीक है, तो इसी वर्ष से संबंधित जितने भी आयगत खर्चे होते हैं केवल, ठीक है, आयगत खर्चे मतलब केवल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से ही संबंधित लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे उनका नगद भुगतान कर दिया गया है, चाहे वो बकाया है या बाकी है, चाहे वो नगद हो, चाहे वो बकाया हो, यानी वो चाहे कैश हो या क्रेडिट उधार हो, दोनों का रिकॉर्ड इसमें किया जाता है। ठीक है, और इस खाते का जो क्रेडिट साइड होता है इसको इनकम और रिसिप्ट वाला साइड बोलते हैं। तो इसके क्रेडिट पक्ष में केवल चालू वर्ष का यानी इसी करंट ईयर का, जो ये 2000 मान लो जो भी दिया रहेगा 2020 है मान लो, तो इसी वर्ष से संबंधित आयगत खर्चों का लेन देन किया जाता है। आयगत आयों का इसमें इनकम दिखाई जाती है, तो यानी रिवेन्यू रिसिप्ट की एंट्री की जाती है इसमें, यानी इसमें केवल आयगत आय यानी रिवेन्यू रिसिप्ट की एंट्री की जाती है, चाहे वो नगद हो, चाहे वो बकाया हो, ठीक है, चाहे वो कैश हो, चाहे वो भी क्रेडिट हो, देने हो। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है सबसे मेन चीज कि इस खाते में एडजस्टमेंट किए जाते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट मतलब जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, आउटस्टैंडिंग इनकम होगी। ठीक है, उन सब का इसके अंदर शामिल किया जाएगा। ऐसे ही इसके अंदर प्रीपेड, एडवांस, एडवांस, एक्रूड, अनअर्न्ड इनकम, एक्रूड एक्सपेंस, अनअर्न्ड इनकम,
डेप्रिसिएशन, तो इससे संबंधित जितने भी एडजस्टमेंट होंगी तो उसमें सारे एडजस्टमेंट को इसमें लिखा जाता है। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते थे तो आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, एडवांस है, डेप्रिसिएशन है, अनअर्न इनकम है, ये सारा रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, और ये जो होता है इसमें एक्रूवल बेसिस चलता है, ये भी आपको याद रखना है, यानी कैश और क्रेडिट दोनों चलता है। ठीक है, इस खाते में दोनों ही तरह के खर्चे लिखे जाते हैं, लेकिन कौन से, मतलब इसमें सिर्फ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखे जाते हैं, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड नहीं किया जाता या कैपिटल रिसिप्ट को भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस खाते का प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई भी, इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। ठीक है, इस खाते का अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से अधिक है तो उसको बोला जाएगा, जैसे मान लो ये साइड आप जोड़ रहे हो, ये साइड आप जोड़ रहे हो, तो ये साइड मान लो ज्यादा आ रहा है, ये साइड कम आ रहा है, तो यहाँ पे आपका बचेगा यहाँ पे लिखोगे टू सस्पेंस। ठीक है, या सरप्लस, सॉरी सरप्लस लिखते हैं, तो यहाँ पे हम सरप्लस लिखेंगे और इसको लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम, क्योंकि ये साइड इनकम है, तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, और अगर मान लो ये साइड ज्यादा है, ये साइड कम है, तो यहाँ पे आपका बैलेंस बचेगा, तो लिख दोगे बाय डेफिसिट, और लिख दोगे इसकी जगह और लिख दोगे एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ठीक है, ये चीज आप लिख दोगे एंड में। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें इसमें होती हैं जो मैंने आपको बारी बारी बताई। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मेट देखेंगे, तो यहाँ पे लिखा है नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले लिखा है इसमें, पहले यहाँ पे संस्था का नाम लिखते हैं, फिर बड़े बड़े लेटर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखते हैं, फिर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी सन होता है वो लिखते हैं, जिस साल का पता कर रहे हैं, बना रहे हैं। इधर डेबिट लिखते हैं, इधर क्रेडिट लिखते हैं, इस साइड पर्टिकुलर नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेंडिचर और यहाँ पे लिखते हैं इनकम। ठीक है, तो इसे काट के इनकम और इसे काट के एक्सपेंडिचर लिखते हैं। ठीक है, फिर एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, सैलरी आएगा। अब मान लो एडजस्टमेंट में दिया होगा आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ये ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये लेस हो जाएगा। अब ये क्यों ऐड हुआ, क्यों लेस हुआ, इसको हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी एडजस्टमेंट होती है, जैसे एड, लेस, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, डेप्रिसिएशन, तो ये सारी चीजें ना यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये इसकी खास विशेषता है। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसा नहीं होता था, इसमें होगा। ठीक है, इसमें फिर रेंट आएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम आएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम में अगर कोई जैसे प्रीपेड रह गया हो तो वो लेस हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग होता तो ऐड हो जाता। ठीक है, ऐसी ऑडिट फीस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा, ऑनरेरियम का खर्चा, टेलीफोन एक्सपेंस, रिपेयर, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, सपोर्ट मटेरियल यूज, और फिर इस साइड यहाँ पे आएगा जैसे बाय सब्सक्रिप्शन, जैसे ऐड आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ऐड एडवांस इन द बिगिनिंग, लेस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, लेस एडवांस एट द एंड। अभी एडवांस बिगिनिंग वाला क्यों ऐड किया, एडवांस एंड वाला क्यों माइनस किया, ये सब हम आगे की वीडियो में सिखाएंगे आपको। ठीक है, ये एडजस्टमेंट बोलते हैं इनको। तो एडजस्टमेंट वगैरह जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी रिलेटेड टर्म होता है उसमें ऐड और लेस करके लिखा जाता है। ठीक है, पहले अंदर ऐड लेस करते हैं इनर कॉलम में, फिर हम बाहर लिखते हैं। फिर एंट्रेंस फीस। ठीक है, एंट्रेंस फीस कब लिखना है, तो ओनली डेट अमाउंट विच इज ट्रीटेड एज रिवेन्यू, जो रिवेन्यू नेचर का होगा वो वाला एंट्रेंस फीस आएगा। अगर ये छोटी रकम है तो यहाँ आएगा, अगर बड़ी रकम है तो ये बैलेंस शीट में जाएगा, तो उसको हम अभी आपको आगे की वीडियो में सिखाएंगे। डोनेशंस, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, जहां जहां से पैसा आ रहा है इनकम में सारी यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको इनकम लिखना था और यहाँ पे एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिर यहाँ पे होल का रेंट है, फिर संडे रिसिप्ट है। अब मान लो ये साइड जोड़ोगे, ये साइड जोड़ोगे, तो अगर ये साइड ज्यादा आएगा, ये साइड कम होगा,
तो ये दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पे लिख देंगे सरप्लस या ओवर, या फिर लिख देंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ऐसे ये जोड़ेंगे। अगर ये साइड ज्यादा आता है डेबिट का तो ये साइड कम होगा, तो जितना रुपए से कम होगा वो यहाँ लिख देंगे बाय डेफिसिट, या लिख देंगे ब्रैकेट में और एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, यानी ये घाटा है तो ये बचत है सरप्लस, यहाँ घाटा है। तो यही इसकी पहचान है कि इनके जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है इसके एंड में सरप्लस या डेफिसिट आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है।